चलो बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू फ्यूचर एक्टिविटीज़। ये कल करा दिया था, हालांकि डाउट पूछा है तो एक बार फिर बता देता हूँ। आज रिवीजन बाद में कराऊंगा, पहले पूरा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आज कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। यहाँ देखो सामने, प्लीज़ सामने देखो। A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, इस तरह की सब प्रकार की बातें हमने कर ली। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात करी कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के भी 3 मेथड है, ये भी बात करी हम लोगों ने। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में अगर लॉस हो जाता है, मतलब हमें दिख रहा है कि भाई हमारे रेवेन्यू कम है और लॉस ज़्यादा है, तो उसे हमें हाथों हाथ रिकॉग्नाइज कर लेना है एज पर प्रूडेंस के हिसाब से। लेकिन रेवेन्यू अगर हमें रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है, रिलायबल एस्टिमेट नहीं है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होंगे, मतलब रिसीव होंगे कि नहीं, तो आपको रेवेन्यू को अभी रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब या तो उस रेवेन्यू से रिलेटेड आप टास्क कंप्लीट कर लो, या 100% श्योरिटी हो कि वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तब तक के लिए आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन को क्या करोगे, होल्ड करोगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए इसमें मैंने। अब ये एक चीज़ इसने दे रखी है ऊपर, तो इसने बोला कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाले मेथड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा P&L में, और करंट कॉस्ट को भी एक्सपेंस मानेंगे। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं बोली, इसमें मैंने ये टिक मत करना, ये तो वही है जो अपन ने पढ़ा। जो इसमें नई बात है वो यहाँ से बोली गई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कोई फ्यूचर एक्टिविटी से रिलेटेड है तो उसको हम लोग एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रोवाइडेड ये ज़रूरी हो कि प्रोबेबल है कि आपको वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, मतलब वो अमाउंट जो आप एसेट दिखा रहे हो वो रिकवर भी होगा। इसमें इसने एक एग्जांपल दिया जो मैंने नहीं दिया था आपको। इसने कहा कि अगर किसी से हमें कोई पैसे लेने हैं कस्टमर से, तो हम उसे क्या दिखा देते हैं, एसेट मानते हैं। कस्टमर से कोई पैसे, क्योंकि डेटर क्या होते हैं हमारे, एसेट ही तो होते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है, डेटर एसेट ही होते हैं। अभी मुझे तुम लोगों से पैसे निकालने हैं, रिकवर करने हैं, तो तुम सब मेरे डेटर हुए, और तुम सबको मैं अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक मुझे वो पैसा मिला नहीं है, तो तुम सब मेरे डेटर हो। इससे हटके मैंने एक एग्जांपल कल और दिया कि कई बार क्या होता है कि करंट कॉस्ट में ऐसी कॉस्ट भी लग जाती है जिससे हमें फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे तुम्हारे घर का काम कराने के लिए कोई मशीन मुझे खरीदनी पड़ी, वो मशीन किराए पे नहीं मिलती, नई लानी पड़ेगी। तो वो मशीन तो मैं तुम्हारे लिए लाया, लेकिन अब वो आगे भी वो मशीन मुझे काम आएगी, तो बेटर है कि उस मशीन को मैं करंट कॉस्ट में एक्सपेंस ना मानकर क्या मानूं, असेट मानूं, ठीक है। और ऐसा कई बार होता है कि आपका घर का काम करवा रहा था मैं, अब ये उसने बोला कि यार ये देखो ये एक चीज़ हो गई है, इसके अंदर है ना ये चीज़ को निकालने के लिए ये मशीन लगेगी, और ये मशीन किराए से नहीं मिलती है क्योंकि बहुत सस्ती आती है, 3-4 हज़ार रुपये की मशीन है। तो मैंने कहा ले आते हैं फिर अपन, तो वो 4,000 मुझे एक्सपेंस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो मशीन तो मुझे फ्यूचर में भी बेनिफिट देगी, तो मुझे उसे क्या मानना चाहिए, एसेट मानना चाहिए। यहाँ तक मैं आपको कल पढ़ा चुका। अब ये अनकलेक्टेबल रेवेन्यू में कल आपको बता रहा था, तो मैं कह रहा था ना ये कहीं लिखा हुआ आएगा। अनकलेक्टेबल रेवेन्यू का क्या मतलब है, मेरी तरफ देखो। अगर मैंने इस साल कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि रिलायबल एस्टीमेट था मेरे पास कि वो रेवेन्यू अराइज होगा, बट फ्यूचर को कोई देख नहीं सकता, बाद में सामने वाले की नीयत खराब हो गई और उसने मुझे वो पैसे देने से मना कर दिया, मैं तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुका था, तो आप प्रीवियसली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज को छेड़ोगे नहीं, अगले साल उसको करंट कॉस्ट में दिखा दोगे। रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज हो गया उसको नहीं छेड़ोगे, उसे अगले साल कॉस्ट में दिखा दोगे। तो ये टिक करना। फिर एक एग्जांपल देते हैं, देखो। When there is any uncertainty about the collection of an amount already included in revenue, मतलब कोई अमाउंट को मैं ऑलरेडी रेवेन्यू मान चुका था, लेकिन अब उसको अनसर्टेनिटी दिख रही है कि ये पैसा नहीं आएगा, ठीक है, और मैं तो उसे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका था किसमें, P&L में। तो क्या होगा इससे कि इट विल बी शोन एज एन एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस दिखाया जाएगा, रादर देन क्या नहीं किया जाएगा, एडजस्टमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। मतलब जो पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था उसको छेड़ना मत, वो जो दिखा दिया वो दिखा दिया, कोई बात नहीं। अब इस साल उसको करंट ईयर में कॉस्ट दिखा देना, उसको करंट ईयर में कॉस्ट दिखा देना। फॉर एग्जांपल मेरी तरफ देखो, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को वही अपना तो वही कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, तो मैंने इसका घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़ का था, 100 करोड़ में से 40% काम कंप्लीट हो गया था, तो 40 करोड़ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, तो इस साल 40% हो गया है ना। अगले साल फिर
55% काम हो गया तो 55 करोड़ अगली बार रिकॉग्नाइज हो गया, तो 40 और 55 कितना हुआ 95। मैंने भिजवा दिया वो एक्सटेंशन। कहाँ रख के आया तू? ऑफिस में, चार्जर भी उधर ही है। तो 40 मैंने पहले रिकॉग्नाइज किया और 55 मैंने बाद में किया, तो 40 और 55 हो गए 95 और 2 साल में ऑलमोस्ट वो कंप्लीट भी हो गया था। मेरा 5 जो बचा हुआ काम है वो अगले साल हो जाएगा 1 महीने में, तो 5% तब मिल जाएगा। अब उन्होंने कहा भैया कि मैं ये 5% तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन पिछली बार मैंने जो तुम्हें 55% जो 55 करोड़ रुपए दिए थे उसमें से इसको एडजस्ट करूँगा, क्योंकि उस साल में जितना काम होना चाहिए तो जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए था उस क्वालिटी का नहीं हुआ। तो तुम्हारी किताब में जो 55 करोड़ ड्यू बता रहा है और 5 करोड़ अभी के, तो टोटल 60 हो गए। मैं 60 नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हें 50 करोड़ ही दूंगा। मैं कहा यार ये क्या बात होती है, मैंने तुम्हारा पूरा काम किया। उसने कहा आप देखो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये हो गया, इसका ये फिनिशिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठेकेदारी लाइन में होता है ये, ठीक है। और आखिरी की पेमेंट में हमेशा मार पड़ जाती है, ठीक है। तो उसने कहा कि भैया मैं तो नहीं दूंगा अब। मैं कहा कहाँ लड़ाई लड़ाई करूँगा अब, ठीक है अपन ने भी 90 करोड़ तो कमाई लिया ना इससे, ठीक है 10% नहीं दे रहा 10 करोड़। अब क्या होगा कि जो 10 करोड़ वो नहीं दे रहा उसमें से 5 करोड़ तो मैं अभी रिकॉग्नाइज करने वाला था, तो उसको तो नहीं करूँगा क्योंकि वो दे ही नहीं रहा, तो क्यों करूँगा। लेकिन जो 5 करोड़ पिछली बार रिकॉग्नाइज, क्योंकि पिछली बार 55 रिकॉग्नाइज किया था, उसके पहले 40 किया था, और 55 और 40 95 होता है, करना चाहिए था सिर्फ 90। तो जो 5 करोड़ पिछली बार रिकॉग्नाइज किया था एज अ रेवेन्यू, उसको इस साल कॉस्ट मान लो, उस रेवेन्यू को ऑल्टर मत करो। ये सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से। इनकम टैक्स अगर इसमें कुछ और बोलता है तो वो फिर अलग बात है, वो मुर्सा सर बताएंगे, वो अपनी टेरिटरी के बाहर है। अब वो 55 करोड़ पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि सामने वाले ने तो दिए ही 50 है, तो टैक्स भी 50 पे लगना चाहिए। और अगर मैं आज वो 5 करोड़ को P&L में खर्चा मान लूंगा तो इनकम टैक्स वाले उसे इस साल खर्चा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इनकम टैक्स अगर मैं 5 करोड़ का खर्चा दिखा दूं और ऐसे लिखूं रिवर्सल ऑफ इनकम, तो इनकम टैक्स वाले को ये कौन सा खर्चा होता है रिवर्सल ऑफ इनकम, ये क्या लिखा है तुमने, टू रिवर्सल ऑफ इनकम डेबिट साइड में, टू रेंट, टू सैलरी, टू एक्सपेंस, टू रिवर्सल ऑफ इनकम, ये कौन सा खर्चा है। तो वो लोग खर्चे को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मुर्सा सर से पूछना, ठीक है। इनकम टैक्स का मसला इसमें अलग है। एस तो ये कहता है कि उसको रिवर्सल कर दो, उसको क्या कर दो, रिवर्सल। समझ गए मेरे बच्चों। तो ये बात याद रखोगे आप, सिद्धार्थ मल्होत्रा। चलो आगे आओ, एग्जाम्पल याद रखना। ये पढ़ा चुका तुम्हें। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलती है, 3 मेथड से, मैंने पहले ही बता दिए थे मेथड। पहला, करंट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को एस्टिमेटेड कॉस्ट से डिवाइड कर दो। इसने मैंने अपनी तरफ से नाम दिया एस्टिमेटेड कॉस्ट मेथड। एक सर्वे मेथड और एक फिजिकल प्रोपोर्शन मेथड। इसमें कॉस्ट कैसे निकलती है, एक्चुअल कॉस्ट अपॉन एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन सर्वे में क्या होता है कि सर्वे वो क्वालिटी ऑफ वर्क, मटेरियल वगैरह देख के खुद बता के चला जाता है कितना काम कंप्लीट हुआ। कौन बता के चला जाता है, सर्वेयर। ये अधिकतर किस केस में होता है, एग्जांपल में लिख लो, गवर्नमेंट के केस में। किस केस में होता है, और फिजिकल प्रोपोर्शन कब होता है, जब ये वही टाइल्स वाला एग्जांपल है कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो आप देख लो कि 30% अगर टाइल्स लग चुकी है तो 30% काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। ए यार, क्या इसको निकालने को बोला था क्या, तो लगाया ही क्यों था इसको। हेलो हेलो, तुम्हारी एस्तेस इसको 0, ये तो 0 ही है दोनों। चलो हेलो, हाँ नेक्स्ट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, साथ साथ में ही क्वेश्चन दे रहा है। ये इलस्ट्रेशन 4 किया था कल, इलस्ट्रेशन 5। शो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर की किताब में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी 600 है, मतलब 6 लाख है। अभी तक जो कॉस्ट लगी है वो 390 लगी है। कितनी लगी है, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगने वाली है वो 260 लगने वाली है। अभी 390 लग चुके हैं और कितने लगेंगे, तो टोटल करो तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है, 390 प्लस 260। ये तो पिक्चर बन गई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है 600 और अभी ही कॉस्ट कितनी लग रही है 650। तो यहीं से पता चल रहा है कि हम लोग लॉस में हैं। प्रूडेंस फॉलो करेंगे और पूरे लॉस को इसी साल रिकॉग्नाइज कर लेंगे, फ्यूचर के लिए रुकेंगे। कैसे, यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अज्यूम दैट कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, ठीक है, दिख ही रहा है, ईयर 1 का ये है, ईयर 2 का है। कॉन्ट्रैक्ट 100% 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट को, एस्टिमेटेड कॉस्ट को सेम मान सकते हो आप, मतलब जो एस्टिमेट दे रखा है ना उतनी ही एक्चुअल लगेगी, कुछ भी इसमें फेरबदल नहीं है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखो 2 मिनट। इसका तरीका थोड़ा अलग चलेगा, मेरा तरीका अलग चलेगा। फोटो ले लेना तुम लोग। पहले वर्किंग नोट 1, इसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लिखूंगा जो मुझे इससे होने वाला है, कितना 600। उसमें से लेस करूंगा मैं करंट कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्या लेस करूंगा? करंट कॉस्ट कितनी है? 390 और कितनी लगेगी? तो मेरे को नेट लॉस आएगा। क्या आएगा? कितने का? 50 का। कितने का नेट लॉस आएगा? समझ गए बच्चों? अब प्लीज इधर देखो। अब जब मैं P&L बनाऊंगा तो पहले मेरे को परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन चाहिए। वर्किंग नोट 1 था, अब वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालूंगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलता है? करंट कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 100। करंट कॉस्ट लग रही है मेरी 390, टोटल कॉस्ट लग रही है मेरी 650 इनटू 100। 60 ना, 65? ये फिर 65 क्यों बोल रहा है? कितनी आएगी? 65। अब जब मैं P&L दिखाऊंगा, बनाऊंगा, तो देखो ऐसे बनेगा। ईयर 1 में कल बताया था P&L कैसे बनता है, एंट्री भी कल बताई थी। ठीक है, पहले अपन लोग उससे पैसे लेते तो अपन एंट्री करते हैं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, फिर एंट्री करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू P&L। क्या करते हैं? फिर हमारी कॉस्ट हमारी जेब से लगती है तो हम एंट्री करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर उसको P&L में बंद करते हैं तो P&L अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे तो मैं लिखूंगा टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी? 390। यहाँ लिखूंगा बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 60% ही रिकॉग्नाइज करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट 600 करोड़ का है, कितने का है? लाख का या जितने का भी, तो 60% ही करूंगा। तो 600 का 60% कितना होता है? तो प्यारे बच्चों 360 में से 390 जाएंगे, 30 का लॉस तो अपने आप आ गया। लेकिन प्रूडेंस ये कहता है कि अगर लॉस दिख रहा है तो पूरा ही रिकॉग्नाइज कर लो। तो हमें तो 50 का लॉस दिख रहा है और ऐसे तो 30 ही होगा, तो 20 को भी आज ही प्रोविजन बना लो प्रूडेंस के हिसाब से। तो 2 प्रोविजन फॉर लॉस, रिमेनिंग 20 का भी बना लो। जैसे ही रिमेनिंग 20 का बनाओगे तो ये 410 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 360 है, तो यहाँ आ जाएगा बाय नेट लॉस। क्या आ जाएगा? ठीक है, गेट लॉस। ठीक है, तो ये 50 करोड़ का क्या गया? लॉस आ गया। हमने प्रूडेंस फॉलो किया और इसी साल पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया और पूरा कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर लिया और लॉस को भी हमने इसी साल दिखा दिया। अब आप में से कोई बता सकता है ईयर 2 पे क्या एंट्रीज होंगी? थोड़ा आपका अकाउंटिंग टेस्ट करें। ईयर 2 में कैसे बनेगा P&L? बताओ बेटा वैशाली, ईयर 2 में P&L कैसे बनेगा? देखना मत। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ P&L आएगा। ठीक है, क्रेडिट डेबिट सेम ऐसे ही बनेगा जैसे बनता है। तो यहाँ आएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 60% आ चुका था, तो अब 40% कितना आएगा? 240। यहाँ लगेगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, इस बार कॉस्ट 390 आ चुकी थी तो 260 और लगेगी, तो यहाँ लगेगी कितनी? 260। अब यहाँ 20 का लॉस आएगा, लेकिन लॉस तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, तो जो ये प्रोविजन बनाया था उस प्रोविजन से लॉस को राइट ऑफ कर दूंगा। तो बाय प्रोविजन फॉर लॉस जो पहले बनाया था कितने का? 20 का, तो 260 और 260। वेरी गुड वैशाली। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? फोटो ले लो इसका। चलो, आपने इसी क्वेश्चन में ऐसे क्यों किया? क्योंकि इस क्वेश्चन में दिख गया था लॉस हो रहा है, इससे पहले किसी क्वेश्चन में लॉस हुआ नहीं था। अब आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 650 है और रेवेन्यू 600 है, तो दिख रहा है 50 का लॉस है, तो प्रूडेंस फॉलो करो और लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, यही प्रूडेंस कहता है। इसमें लिखोगे एज पर प्रूडेंस एंड एज पर AS7। AS7 वे के अकॉर्डिंग भी किया है मैंने ये, और एज पर प्रूडेंस भी किया है। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले भी कई क्लासों में बोला है, फिर रिपीट करूंगा कि प्रूडेंस का कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जो आज का नहीं है, AS आया तब का नहीं है। आपके पिताजी प्रूडेंस का कंसेप्ट बरसों से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पिताजी से आप थोड़ा बिजनेस की बातचीत करोगे तो वो बताएंगे कि अगर कोई लॉसेज होने वाले होते हैं तो वो पहले से उनका प्रोविजन, बस ऐसे एंट्री फॉर्म में नहीं करते, लेकिन दिमाग में उनके प्रोविजन बन चुका होता है
कि ये खर्चा है, ये माल इतने में आता था, अब ये इतने में नहीं आएगा, अगली बार पहले से ध्यान रखना पड़ेगा, इतना लॉस होने वाला है, पहले से उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक नहीं सोचते। रेवेन्यू के बारे में ऐसा नहीं होता, रेवेन्यू कितना भी बड़ा आने वाला हो, मेरे को कोई बोल दे इतनी बड़ी साइट तुम्हें मिलने वाली है, गवर्नमेंट का टेंडर मिलेगा, पूरा रिवर फ्रंट तुम्हें बनाना है, तो भी मैं वो रिवर फ्रंट को आज से रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। जब तक टेंडर हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं उसको रिकॉग्नाइज। इसने ऐसे किया है, P&L तो इसने बिल्कुल वैसे ही बनाया है, ये 360, 50 और ये सब तो सही है, बस जो वर्किंग नोट है वो थोड़ा सा इसका अलग तरीके का है, अपन ने अलग तरीके से बनाया, तो वर्किंग नोट आपके हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है डिस्क्लोजर। उसके पहले हमेशा डिस्क्लोजर लास्ट होते हैं, कोई भी एस समाप्त होता है डिस्क्लोजर के साथ। तो सबसे पहले चेंज इन एस्टीमेट की बात कर लेते हैं। हाँ, चेंज इन एस्टीमेट, अगर मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट वाला मेथड यूज़ किया था और उससे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आई 60% और अगले साल 40%, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। इस बार 60% मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, अगली बार 40% किया, तो रेवेन्यू तो 100% रिकॉग्नाइज हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट तीसरे साल भी खींच गया, इनफैक्ट प्रोजेक्ट चौथे साल भी खींच गया, तो मेरा एस्टिमेट गलत बैठ गया। तो इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा एज पर AS5, और इसको जिस तरीके से AS5 बोलता है वैसे ट्रीट करेंगे। तो नवलीन बताएगी कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में AS5 क्या कमेंट्री करता है। अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आता है तो AS5 क्या कहता है। उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना चाहिए और उसको P&L पे रिकॉर्ड करना चाहिए, नेट प्रॉफिट पहले उसके बाद करना चाहिए और उसका नीचे डिस्क्लोजर देना चाहिए। उसका डिस्क्लोजर सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी होता है और अगर अमाउंट नहीं पता लगा सकते तब भी आपको नोट को डालना। वेरी गुड बेटा, ठीक है। AS5 कहता है कि अगर कोई भी कॉस्ट का आपने पहले एस्टिमेट ले रखा था और इस बार वो कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है या कम लग जाती है या किसी भी कारण से आपका एस्टिमेट चेंज हो जाता है, तो उसे AS5 के अकॉर्डिंग डील करेंगे एंड इट विल बी डीम्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में अब उसके लिए जो नेक्स्ट कॉस्ट में इंक्रीमेंट आया है या जो भी डिक्रीमेंट आया है उसको आपको अलग से दिखाना चाहिए P&L में, और उसका एक नीचे नोट भी डालना है कि हमारे एस्टिमेट में फ़र्क आया था, इस वजह से ये कॉस्ट बढ़ गई है या इस वजह से ये कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। यही लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं। The percentage of completion method is applied on cumulative basis in each accounting period to the current estimate to the revenue. Therefore, the effect of change in estimate of revenue or cost, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने जो एस्टिमेट लिए थे रेवेन्यू के और कॉस्ट के वो चेंज हो जाए, क्या हो जाए वो, तो उसके इफेक्ट को क्या माना जाएगा, एस्टिमेट का चेंज माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज पर AS5 इन अकॉर्डेंस विद AS5। कैसे डील किया जाएगा इसको, और अभी नवलीन ने बोला AS5 क्या बोलता है, उसे भी P&L में रिकॉग्नाइज कर लो। AS5 कोई नई बात तो बोलता नहीं है, बस ये कहता है कि वो जो भी चेंज आया है ना कॉस्ट में या रेवेन्यू में उसका सेपरेट डिस्क्लोजर दो। क्या दो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को बताओ कि देखो हमें तो लग रहा था ये पहले कंप्लीट हो जाएगा 100 करोड़ में, लेकिन इसमें तो 120 करोड़ लग गए, 20 करोड़ ज़्यादा लग गए। ये लिखो, उनको बताओ, उनके दिमाग में डालो हाईलाइट करके कि देखो हमारे एस्टिमेट में क्या आया है, चेंज आया है एज पर AS5। क्लियर। अब डिस्क्लोजर पे आते हैं। जितने भी AS मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाए हैं, AS2 में मैंने बोला था डिस्क्लोजर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में बोला था डिस्क्लोजर बिल्कुल लल्लू है। अब उसके बाद इसमें बोल रहा हूँ डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, तो इसमें डिस्क्लोजर लर्न करना आप लोग कि क्या क्या डिस्क्लोजर देने, इसका डिस्क्लोजर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ 100% वहाँ डिस्क्लोजर के क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पे कोई चांस नहीं है, ना आप तक बने हैं ना बनेंगे, और बन गए डिस्क्लोजर के क्वेश्चन। तो डिस्क्लोजर इतना सिंपल होता है, जो AS में पढ़ा है वही लिख दो। AS में पढ़ा है कि भैया अगर WDV से SLM मेथड पे आ रहे हो तो चेंज आएगा, तो चेंज को आपको डिस्क्लोज करना है, तो ये डिस्क्लोजर बन गया। AS बोलता है कि इन्वेंट्री को अलग अलग दिखाना है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अलग दिखाना है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड अलग दिखाना है, स्टॉक ऑफ WIP अलग दिखाना है, तो अलग अलग दिखा दो। AS3 बोलता है कि डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग बनाई है कि इनडायरेक्ट मेथड से बनाई है, दिखाओ, तो दिखा दो कि डायरेक्ट से बनाई है कि इनडायरेक्ट। तो जो AS में जो पढ़ा है ना वही उसके डिस्क्लोजर बन जाएंगे, कुछ अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत AS अगर अच्छे से पढ़ा है तो। लेकिन इसके डिस्क्लोजर में थोड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं जो पढ़ते हैं। चलो पहले तुमसे पूछता हूँ, पूरा AS पढ़ लिया, खत्म हो गया AS, पूरा टैक्स खत्म हो गया इसका। एक बार अभी क्विक रिवीजन भी कर लेंगे इसका, मेरी तरफ देखो। दीपक, इतना AS पढ़ने के बाद तुझे क्या लगता है क्या डिस्क्लोजर दूंगा मैं? इतनी चीजें पढ़ी है, सोच क्या डिस्क्लोजर में क्या दूं मैं? जो मतलब हुआ है, मतलब बताओ सिचुएशन क्या क्या हुआ है।
एस को दिमाग में लाओ, हर चीज़ तुम लर्न नहीं कर सकते, थोड़ा खुद से भी बनाने का सोचा करो। बोल खुशी। मतलब कि जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज करिए उसका डिस्क्लोजर देना। तेज बोल बेटा। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज करिए उसका डिस्क्लोजर देना, जो भी कोई मतलब जो मेथड यूज कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। रेवेन्यू में दो मेथड पढ़े थे हमने कि फिक्स प्राइस और कॉस्ट प्लस। तो डिस्क्लोजर दो कि फिक्स प्राइस से किया है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में तीन मेथड पढ़े हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट, सर्वे और फिजिकल। तो कौन सा लिया है? जो पढ़ा है उसी को तो डिस्क्लोजर दोगे। कॉस्ट के अंदर हमने डायरेक्ट कॉस्ट भी लिए और इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी एट्रीब्यूट किया है, तो कैसे एट्रीब्यूट किया है? डिस्क्लोजर दो। कौन सी कॉस्ट को तुमने लिया नहीं है? डिस्क्लोजर दो। तुमने रेवेन्यू में कितना रिकॉग्नाइज कर लिया, कितने की बिलिंग हो गई, कितने की पेमेंट रिसीव हो गई और कितना अभी भी ड्यू चल रहा है, इसका भी क्या दो। जैसे तुमने रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज किया 40 करोड़, बिलिंग अभी तक तुमने 35 करोड़ की करी है, 5 करोड़ की बिलिंग करनी बाकी है और 40 करोड़ में से रिसीव 10 करोड़ ही हुए हैं, तो 30 करोड़ आने अभी बाकी है। डिस्क्लोजर दो। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, एस दिमाग में लाया करो, एस तो जो पढ़ा है वही सब किस में आएगा? डिस्क्लोजर में आएगा। अब पढ़ाता हूँ तुम। हाँ बेटा तेज बोल। हाँ, क्लेम पेनल्टी, क्लेम से कितना पैसा मिला, पेनल्टी से कितना देना पड़ा, इंसेंटिव्स कितने मिले, रेवेन्यू में आता है ना ये सब, तो इसका भी क्या दो? डिस्क्लोजर। और सोचो और क्या। अगर पहले तुमने कोई रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया था लेकिन वो रेवेन्यू अब कलेक्टेबल नहीं है तो इस साल उसे कॉस्ट मानना पड़ेगा, तो इस बात का भी क्या दो? चेंज इन एस्टिमेट का दो। चेंज इन एस्टिमेट, एस्केलेशन क्लोज का। अगर वो हर प्रोजेक्ट के लिए है तो ठीक है। डिस्क्लोजर के अंदर कोई फिक्स नहीं होता, ये भी जो दे रहा है ये कोई फिक्स नहीं है, और भी आ सकती है चीजें। ठीक है, तो देखो एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज, क्या डिस्क्लोज करना है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को कैसे, कौन सा मेथड यूज किया, कौन सा मेथड, फिक्स्ड प्राइस वाला या कॉस्ट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ कंप्लीशन में कौन सा मेथड यूज किया, किसमें? जानवी, कितने मेथड होते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन में? तीन। कौन से? जल्दी बोल। फिजिकल प्रोपोर्शन मेथड और एक फर्स्ट वाला होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट मेथड। ठीक है, कितनी कॉस्ट एग्रीगेट है, कितनी आपने P&L में ले ली, कितनी नहीं ली, एडवांस कितना आया, रिटेंशंस कितने हैं, कितना आपने प्रोग्रेस बिलिंग कर दी और कितनी नहीं करी। ये टिक मत करना प्रोग्रेस बिलिंग, इसका एक ये डब्बा बना हुआ है, डब्बा टिक कर लो, जल्दी याद हो जाएगा। कितनी कॉस्ट इंकर्ड करी, कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया, कितना लॉस रिकॉग्नाइज किया, कितनी प्रोग्रेस बिलिंग हुई। तो अगर आपकी कॉस्ट 50 करोड़ है और उस 10 करोड़ आपको प्रॉफिट भी हुआ है, तो फिर लॉस नहीं हुआ होगा। और प्रोग्रेस बिलिंग आपने इसमें से 10 करोड़ 50 करोड़ में से 50 और 10 60 होते हैं, तो 60 करोड़ की आपने पूरी बिलिंग कर दी तो ठीक है। लेकिन अगर आपने बिलिंग सिर्फ 10 करोड़ की ही करी है या 15 करोड़ की करी है, तो अभी भी 60 में से 15 गए, 45 आपका ड्यू निकलेगा, प्लस आ रहा है। और आपने ऑलरेडी बिलिंग 65 की कर दी तो 5 आपका माइनस निकलेगा, मतलब आपको कस्टमर को देने निकलेंगे। तो ये नीचे दे रखा है कि अगर अमाउंट पॉजिटिव आया तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर और अमाउंट नेगेटिव आया ड्यू टू कस्टमर। इस तरह के डिस्क्लोजर्स आपको देने हैं। फिर डिस्क्लोजर का चार्ट भी बना हुआ है, लर्न हो जाएगा, ये एकदम इजीली लर्न हो जाएगा कैसे डिस्क्लोजर देते हैं। किस किस का डिस्क्लोजर देना है? रेवेन्यू का, कॉस्ट का, कौन सा मेथड यूज किया उसका, स्टेज ऑफ कंप्लीशन में कौन सा मेथड यूज किया उसका, और कितना अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर है और कितना अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है। ये सब बातें आपको डिस्क्लोजर में देनी है। आगे आते हैं, देखो डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी 1000 है लाख में, मतलब कितने 10 करोड़ या 1 करोड़
10 करोड़ हो गए। कितने हो गए? 10 करोड़। वर्क सर्टिफाइड मतलब जो काम हमने किया ना उसमें 500 करोड़ का काम सामने वाले ने सर्टिफाई कर दिया कि हाँ ये हो गया है। और वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, और 105 लाख का मतलब 105 का काम अभी तक सर्टिफाई। देखो सर्टिफाई और सर्टिफाई नहीं हुआ का क्या मतलब है? सर्टिफाई हो गया मतलब सामने वाले ने कह दिया हाँ भाई ये चीज़ बिल्कुल सही है। सर्टिफाई नहीं हुआ मतलब अभी मना नहीं करा उसने, वो चेक करने ही नहीं आया। मतलब कस्टमर एक विजिट में आया, जब विजिट में आया तो 500 करोड़ का काम हो चुका था, तो वो सब टिक विक लगा के चला गया, हाँ भाई साहब ले लेना आपका पैसा, बढ़िया काम किया आपने, बहुत बढ़िया है। अब पैसा भी आ गया। अब उसके बाद मैंने 105 करोड़ का काम और कर दिया, तो मैंने उसको बुलाया लेकिन अभी आया नहीं है, या मैंने अभी तक बुलाया ही नहीं है, लेकिन वो काम अभी तक क्या नहीं हुआ? सर्टिफाई नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, उसके सर्टिफाई होने या ना होने से मेरे किसी मेथड पे कोई फर्क पड़ेगा? मेरा मेथड तो क्या कहता है, जो कॉस्ट लगे और एस्टिमेटेड कॉस्ट हो वो ले लो। सर्टिफाई नहीं करेगा तो मेरा रेवेन्यू रोकेगा ना, और क्या करेगा? अगर वो बोलेगा नहीं 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 105 का नहीं है, मेरे हिसाब से तो 100 का है, तो तू 100 दे, 5 करोड़ कम दे दे, लेकिन देगा तो सही ना। तो मेरी कॉस्ट तो लगी है ना, तो उसके सर्टिफाई करने या ना करने से मेरी कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा? मेरे रेवेन्यू पे पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ काटेगा तो मेरा रेवेन्यू काटेगा। जो पैसे लगने थे वो तो लग ही गए ना मेरे, उसके सर्टिफाई करने ना करने से क्या होता है? मेरा पैसा तो लग ही गया है, ठीक है। और कितना लगने वाला है? 495 करोड़ और लगेगा। पेमेंट मेरे पास अभी कितनी रिसीव हुई है और कितनी रिसीव होनी बाकी है? 140। अब यहाँ देखो, फिर वही पहले मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट 1। हमेशा मेरा वर्किंग नोट 1 किसका होता है? बोलो तेज बोलो। मैं बिना कंप्लीशन के कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। पहला काम क्या होता है मेरा? अब मेरा काम कितना हो गया? 500 का और 105 का। सर्टिफाई हुआ हो या ना हुआ, वो काम तो हो गया ना। तो 500 प्लस 105 ये मेरा काम हो गया है 605। और टोटल काम मेरा 605 प्लस और कितना होना बाकी है? 495 का काम और होना बाकी है, इनटू। इसमें मुझे कोई गलती नहीं चाहिए बच्चों, कोई गलती नहीं चाहिए इसमें मुझे। इसको गलती होती ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 55%। कितना काम कंप्लीट है? यहाँ तक क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ेंगे अपन। आराम से देख लो, समझ लो, यहाँ तक क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। बच्चों क्या हो गया? सुनो, ये फॉर्मूले के अंदर हम लोग कॉस्ट लेते नीचे, ठीक है। तो एक बच्चे का डाउट आया कि नीचे 1000 क्यों नहीं लिया? 1000 नहीं लेंगे, कॉस्ट का टोटल लेंगे। कॉस्ट कितनी है? 605 और 495 लगने वाली है, तो टोटल हो गई 1100। 1000 तो उससे रेवेन्यू आएगा, कॉस्ट कितनी लगेगी? कॉस्ट लेते हैं, रेवेन्यू नहीं लेते। ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पता चल गया। कितना काम कंप्लीट हुआ है भाई? 55%। इससे अब आगे बढ़ेगा। अब क्या पूछा गया ये देखो, फर्म सीक योर एडवाइस अबाउट प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन की बात आ जाए तो ये डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? तो इसमें से हम डिस्क्लोजर देंगे। क्या देंगे? ठीक है, तो ये इससे ही देख लो कैसे देंगे। देखो पहले तो लॉस को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लो। टोटल कॉस्ट कितनी है? 1100, जबकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? लॉस कितना हो गया? इसको अगले साल रिकॉग्नाइज करूं कि आज ही कर लूं? एज पर, मजा नहीं आया, एज पर प्रूडेंस एंड टेस्ट। पहला डिस्क्लोजर तो ये दे दिया। दूसरा डिस्क्लोजर ये दे दो कि वर्क सर्टिफाइड 500 का हो चुका है और 105 का अभी तक नहीं हुआ। एक डिस्क्लोजर ये दे दो कि 55% काम हो चुका है। तो 1000 का 55% कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा? कितना होगा? इतना ही होगा ना। तो 550 का अगर मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, 550 का, ठीक है, तो मेरा लॉस कितना आएगा? ठीक है, यहाँ देखो वही P&L बना लिया करो एकदम फटाफट पहली फुर्सत में। P&L कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आएगा 1000 का 55%, 550। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगी 600, है ना। बार बार ये नहीं लिख रहे अपन, ठीक है, सीधे ही लिख दो 600। सर्टिफाई हो कि नहीं हो उससे हमें मतलब। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं 600 में से 500 तो 55 का लॉस आएगा, लेकिन मुझे तो पूरे 100 का करना है, तो बाकी का भी आज ही बना दो।
प्रोविजन फॉर लॉस कितना नो, जैसे ही तुम 45 लिखोगे 650 हो जाएगा, वो 550 हो जाएगा और गेट लॉस का जाएगा, कितना आएगा गेट लॉस 100 का, कितने का हुआ तो 55 का ही है, लेकिन हमने प्रूडेंस फॉलो करके पूरा 100 के 100 रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है पलक, समझ में आ गया? बड़े आगे बढ़े, चलो ये दे दो, ये भी डिस्क्लोजर दो। 550 का रेवेन्यू था, ये कॉस्ट थी, इतना लॉस हमने रिकॉग्नाइज किया, बिलिंग हमने 540 की कर दी, 140 हमने रिटेन कर रखे हैं और अभी हमें 35 रुपये आने बाकी है, वो सब ठीक है। जितनी भी चीज़ ऊपर पढ़ाई ना फॉर्मेट में, वो सब फिगर के साथ आ गई है। जो चीज़ फॉर्मेट में पढ़ाई ना, वो किसके साथ आ गई? फिगर के साथ। ये डिस्क्लोजर देना है। तो अगर कभी डिस्क्लोजर का क्वेश्चन आया तो इस तरीके से सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन बताता जा रहा है बस उसको, इसको ऐसे लिखाएंगे, इसको ऐसे लिखाएंगे, इसको ऐसे लिखाएंगे, तो परफेक्ट क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। इसमें सारे डिस्क्लोजर दे दिए हमने। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 1 दिसंबर को विश्वकर्मा लिमिटेड ने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग का 85 लाख रुपए में। कितने में? 85 लाख। और कंपनी ने ऑलरेडी इसमें 64,99,000 तो लगा दिए और प्रूडेंस से लग रहा है 32,01,000 और लगेगा। ये एस पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है सारे कॉन्ट्रैक्टर नुकसान में ही जाते हैं। तो जो मैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानता हूँ एस पढ़ने के पहले, वो तो बिल्कुल हकीकत ही नहीं है। सही है क्या ये? ठीक है। अबे दूंगा एक, अंधी कमाते हो तुम लोग। ठीक है, एक्चुअली ये खैर क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, फायदे में ही जाते हैं सारे, ठीक है, क्योंकि रेट खींच के देनी पड़ती है। लेकिन हाँ ये बात सच है कि ठेकेदारी लाइन में बैड डेब्ट्स बहुत होते हैं। लास्ट में जो 5-10% पैसा बचा हुआ रह जाता है ना, कस्टमर काम पूरा होने के बाद उसको देहरादून बना देता है। ठीक है, नचाता ही रहेगा और बाद में 2-5% तो खा ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्ट्रैक्टर हमेशा रेट थोड़ी खींच के देते हैं, ऊंची देते हैं। ठीक है, अब देखो व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज, कितना रिकॉग्नाइज? तो बिल्कुल सड़क छाप क्वेश्चन है। पहले टोटल करो आपका कितना कॉस्ट लग चुका, कितना, और रेवेन्यू सिर्फ कितना है, तो लॉस कितना हो गया? ठीक है, शुभी 12 लाख इस साल में पूरा रिकॉग्नाइज होगा कि परसेंटेज के हिसाब से होगा? पूरा रिकॉग्नाइज होगा एज पर प्रूडेंस एंड एक्सपेंस। एकदम क्लियर है ये चीज़, वेरी गुड। चलो ये देखो मेरे बच्चों, टोटल कॉस्ट लगी 97, रेवेन्यू 85, तो लॉस कितना हो गया? 12। तुम्हारी ऐसी तैसी आ गया हो आप। ठीक है, ये फिर वही वाली चीज़ है कि आधा तो अभी रिकॉग्नाइज कर लो और आधे का क्या बना लो, ठीक है, प्रोविजन। तो इसमें फिर वापस वही घिसा पिटा क्या बना सकता हूँ मैं, P&L, क्रेडिट और डेबिट। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करूँगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 85 लाख का। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तुम निकाल लो। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे आएगा? अभी जो कॉस्ट लगी है वो ये लगी है 64,99,000 और टोटल कॉस्ट लगी है 97, तो 64,99,000 को 97 से कर दो, कितना? तो 67% रिकॉग्नाइज करेंगे तो कितना होता है 67%? 56 लाख। ठीक है, इसका सिर्फ फाइनल आंसर चेक करा करो। हम ये हर बार नई टेबल बना देता है पागल का बच्चा। ठीक है, हमें तो एक तरीका फॉलो करना है, बार बार कितनी टेबल याद रखोगे तुम? एक तरीके से चलो बस, जो बताया है। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगी। इस साल कितनी कॉस्ट लगी है? 64 लाख। हिमानी आपको समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? हाँ, पूछ लिया करो कोई डाउट हो तो। ठीक है, यहाँ देखो अब 64,99,000 ये तो लग गया। अब अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो लॉस तो आएगा लेकिन कम आएगा, मुझे तो पूरा ही रिकॉग्नाइज करना है। तो क्या करूँगा मैं? पहले टोटल लॉस पहले ही निकाल लूँगा। क्या करूँगा? टोटल लॉस कितना था, उसमें से जो यहाँ रिकॉग्नाइज हो रहा है वो कितना है, इसमें से वो हटाओ, कितना? तो बचे हुए का भी प्रोविजन बना लूँगा 3 लाख। तो यहाँ बना दो टू प्रोविजन फॉर लॉस, कितना? ये एक ही पैटर्न का आप चौथा क्वेश्चन है। अब क्लियर होगी ना ये चीज़ बिल्कुल? तो यहाँ पे पूरा गेट लॉस आ जाएगा। कितना आएगा गेट लॉस? 12 ही आना चाहिए। जितना लॉस है पूरा उसी साल में रिकॉग्नाइज हो जाना
और एक बार और देख लो कि अगले साल क्या होगा। अगले साल क्या होगा, ये फिर बनेगा। अगले साल की कॉस्ट आएगी टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। बुक में से बताओ 6499 के अलावा कॉस्ट कितनी थी? 32,01,000 थी। कितनी? और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आएगा 67 हो गया था, तो अब 33 आएगा। 33 आएगा, 33 तो 85 का 33, 85 का 33 क्या बात है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस आएगा, लेकिन वो लॉस को हम रिवर्सल कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर लॉस कितना? 3 लाख। इसका टोटल इसके बराबर आना ही चाहिए, आएगा ही सही। आ गया सर? एक इसकी जगह बनाना है, इसकी जगह ये जो एक पीएंडर अपना अलग करके नोटिस की जगह बनाना है ना। हाँ यानी फॉलो किया यार, तुम्हें फॉलो करना हो करो, लेकिन मतलब मैं क्या कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन को एक तरीके से कराऊँ। पूरी अकाउंट्स में मेरा ये पैटर्न रहता है, तुम 12th से जो पढ़ रहे हो जानते हैं, तो मैं उससे क्या बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को स्कोर भी अच्छा होता है, ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होता। जब खुद पढ़ने बैठता है तो एकदम से क्लिक कर जाती है। अब जहाँ कहीं हो ही नहीं सकता एक तरीके से, तो फिर तरीका चेंज होगा, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि वो एक ही तरीके से चले पूरा। ठीक है, चलो मल्टीपल कर लोगे तुम। अनसोल्ड पे आ जाते हैं। अनसोल्ड शुरू हो रहे हैं 7 से। कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ठीक है, कितने हैं? 7, 8, 11। तो 7, 8, 9, 10, 11 5 है। 2-3 मैं कराऊंगा, 2 तो आप करना है ना। एक आध 2 तो करने पड़ेंगे, नहीं तो हाथों में जंग लग जाएगा बेटा। क्या लग जाएगा? ठीक है। नवलीन बहुत बोलने लगी है तू बेटा। ये क्या कर रही है? इट इज आर्ग्यूड दैट, देख ये आर्ग्यू आ गया यहाँ पे भी। ठीक है, ये आर्ग्यू हो रहा है कि प्रॉफिट ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता तब तक आपको प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेन वेदर यू बिलीव विद दिस सजेशन। इससे आप बिलीव करते हो कि नहीं? इंजिला बताइए मेरे को। इंजिला ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन का प्रॉफिट तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। पूरा एस पढ़ने के बाद कवि क्या कहना चाहते हैं? सही है ये? क्या आप इनके विचारों से सहमति रखते हो? इसको ऐसा समझाऊं कि मुझे तुम्हारी फीस को तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब मैं तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट करा के तुम्हें घर भेज दूं और तुम पेपर भी दे दो। उस हिसाब से एक कोचिंग का कल एग्जाम्पल दिया था, उनकी तो पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, सही बोलिए, बोल दीजा। तू बोल जैद खान। कर लो तुम्हारे हिसाब से, देख लो बाकी तो क्या है, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ढंग से आंसर दे, कर लेंगे नहीं करेंगे ऐसे वहां लिख के आएगा क्या? तू बोल छोटू। क्या? आप देखो ऐसे आंसर दोगे। AS7 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दोनों की बात करो ना, दोनों को रिलायबली मेजर कर सकते हो तो प्रॉफिट अपने आप रिकॉग्नाइज हो जाएगा, क्योंकि इधर आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लिखोगे, इधर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिखोगे, तो बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट आ जाएगा। पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए रुकना जरूरी, लेकिन कॉस्ट अगर रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, रेवेन्यू अगर रिलायबली मेजर नहीं हो सकता, तो आप इसको होल्ड करोगे और इसको तब रिकॉग्नाइज करोगे जब ये रिलायबली मेजर हो जाए। एग्री और नॉट? क्या आपसे मैं एक्सपेक्टेशन रखूं कि अब ऐसे आंसर सुनने को मिलेंगे मुझे? कर लो, निकल लो, ऐसे तो नहीं बोलोगे अब से, कर लो। ठीक है, चलो देखो। आंचल 7 का मरा, एक तो मरा साथ में नहीं देता, नीचे देता है। क्या पता ही क्या मिलता है इसको? ये इसलिए नहीं देता क्योंकि ताकि तुम पहले खुद से करो, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानता। तुम क्वेश्चन करके सीधे पहले नीचे ही आते हो कि क्या लिखा हुआ है। देखो इधर,
यूजुअली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, तो एक अकाउंटिंग ईयर में शुरू होते हैं और एक अकाउंटिंग ईयर में खत्म होते हैं। ये पिपुड़ी तो मैं डे वन से ही बजा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होते हैं कि पहले साल में शुरू होते हैं और सब्सिक्वेंट ईयर में खत्म होते हैं। अब इफ प्रॉफिट इज नॉट रिकॉग्नाइज, अगर आपने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं किया तो कॉस्ट जो है वो अर्लियर ईयर में ज़्यादा जाएगी और बाद के सालों में कम आ जाएगी, तो ये गलत होगा। तो करंट ट्रीटमेंट इज, आप ट्रीटमेंट क्या करो, आपके मैचिंग करो, रेवेन्यू और कॉस्ट को रिलायबली मेजर हो तो उसी साल में रिकॉग्नाइज कर लो। तो AS7 फेयर रिप्रेजेंटेशन देता है सब फाइनेंशियल सब्सटेंस को देखकर कि वो रेवेन्यू को भी उसी साल में रिकॉग्नाइज करता है और कॉस्ट को भी उसी साल में। तो ये जो है इसने सही नहीं दिया इसका आंसर, मतलब सही इन द सेंस इसने इसको पहले ये लिखना चाहिए था कि इस व्यू पॉइंट से हम एग्री नहीं करते या करते हैं। जब भी हमेशा इंस्टीट्यूट का एक तरीका होता है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए पहले उस फॉर्म में आंसर दो। तो इसने AS7 की बात तो लिख दी, लेकिन इसको पहले ये तो लिखना ही चाहिए था कि हम इस व्यू से एग्री करते हैं या हम इस व्यू से एग्री नहीं करते हैं। आप ध्यान रखना खास इस बात का, है ना। बेटा देखो, क्योंकि इस बार तुम्हारी पूरी अकाउंट्स ही AS है, 60 to 70% AS ही AS है। 4 चैप्टर गिनती के हैं, ठीक है। एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, एक कंसोलिडेशन है, ठीक है, अमालमेशन है, और एक तुम्हारा वो बोनस एंड बायबैक है, छोटे छोटे चैप्टर है। फिर कैश फ्लो के क्वेश्चन है, वो कैश फ्लो के साथ ही है। एक इन्वेस्टमेंट करके चैप्टर है, वो इन्वेस्टमेंट AS13 के साथ ही है, तो वो चैप्टर के साथ ही उनके AS के क्वेश्चन। तो बस ये 4 चैप्टर है, बाकी 29 AS है, कोर्स कंप्लीट। तो सब कुछ AS पे ही निर्भर करेगा। तो अपनी प्रैक्टिस उस लेवल की होगी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो अगर मान लो 60 में से अगर 40 का प्रैक्टिकल आया तो 40 तो पूरे ही आएंगे। 20 के ऊपर भी फोकस करना है कि वो 20 जो है वो भी लाएं, और बचा हुआ 40 नंबर का पेपर तुम्हारा चैप्टर्स पे बेस्ड होगा। जैसे इंटरनल का एक क्वेश्चन आ गया, अमालमेशन का एक आ गया, कंसोलिडेशन का एक आ गया, तो वहाँ से भी फिर हम लोगों को 40 में से 30, 25-30 का तो टारगेट रखना ही चाहिए, क्योंकि वो 2 चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, कंसोलिडेशन बहुत डिफिकल्ट है। अब कंसोलिडेशन तुम्हें पूरा CA फाइनल लेवल का दिया है कि नहीं दिया वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन हमें CA फाइनल में आता था। अब ये रीस्ट्रक्चर हुआ है तो ये पूरा एक साथ करके इधर डाल दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसी ऊंच नीच वाला आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो यहाँ तो हम लोगों को पूरा ऐसा रखना है कि पूरे ही आए। तो इसीलिए थ्योरी के क्वेश्चन पे खास ध्यान रखना। प्रैक्टिकल में तो क्या है कि जो भी चेकर होगा ना 3,96,000 सही है, ऊपर भी राइट मार देगा, 4 में से 4 दे देगा, 4-4, 5-5 नंबर के आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। लेकिन थ्योरी में तो क्या वर्ड टू वर्ड पड़ेगा, तो जो मेन की बातें हैं वो तो हमें लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें थ्योरी की शीट आंसर के साथ दे रहा हूँ, ताकि तुम आंसर बार बार पढ़ के तुम्हें याद रहे आपको लिखना कैसे है, ठीक है। ये टिपिकली लॉ की तरह भी नहीं है कि सेक्शन वाइज बिल्कुल ऐसे लिखूं, और ये रद्दड़ भी नहीं है कि बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में जो मर्जी आए दे मारूं। दोनों का मिक्सअप है, पढ़ो और कुछ जो कीवर्ड अंडरलाइन कराता हूं बार बार, और रिवीजन में भी बार बार उन वर्ड को बोलता हूं, वो वर्ड को याद रखो। वो वर्ड मुझे तुम्हारे आंसर में चाहिए। रिलायबली मेजर ये चाहिए मुझे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के 3 मेथड होते हैं, ये सब जो कीवर्ड्स हैं ना वो मुझे तुम्हारे आंसर में चाहिए, ठीक है। चलो 8, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक फ्लाईओवर बनाना चाहता है। एज पर टर्म कॉन्ट्रैक्टर विल रिसीव एडिशनल 2 करोड़, उसको 2 करोड़ इंसेंटिव मिलेगा अगर वो 2 साल में फ्लाईओवर बना दे। तो कॉन्ट्रैक्टर वांट टू रिकॉग्नाइज दिस रेवेन्यू सिंस इन द पास्ट ही हैज बीन एबल टू मीट सिमिलर टारगेट वेरी इजीली। ये एक फ्लाईओवर बना रहा है, उसके लिए इसको इंसेंटिव मिलेगा 2 करोड़ का अगर ये फ्लाईओवर 2 साल में कंप्लीट कर दे। तो इसने पहले भी ऐसे फ्लाईओवर 2 सालों में बनाए हैं, तो इसको लग रहा है 2 करोड़ मुझे मिल जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक है भाई। तो ये 2 करोड़ को आज ही रिकॉग्नाइज करना चाहता है। बताओ भाई विधि, एग्री विथ कॉन्ट्रैक्टर्स व्यू? तो भी इसको 2 साल रुकना ही चाहिए, क्योंकि रिलायबली मेजर तो तभी होगा ना जब वो 2 साल रुकेगा। आज ही अगर मैं उत्साही बन के 2 करोड़ रिकॉग्नाइज कर लूँ वो सही, क्योंकि बच्चों इससे पहले क्वेश्चन किया था हमने, उसमें पेनल्टी भी लगी थी, इंसेंटिव भी था। तो पेनल्टी जब लगती थी हम तब लेते थे, ऊपर ही थोड़ी ले लेते थे। इंसेंटिव भी जब मिलता था, तो इसका व्यू बिल्कुल गलत है। AS7 के अकॉर्डिंग नहीं है ये, AS7 के अकॉर्डिंग नहीं है, समझ गए? Contractor's view is not entirely correct.
because there is an argument that he has been able to complete similar contract. However, each contract need to be assessed in isolation. हर कॉन्ट्रैक्ट को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखना चाहिए. पहले कोई काम आपने कर लिया था तो जरूरी नहीं है आज भी वो काम आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी एक अलग इनहेरेंट लिमिटेशन होती है. हर कॉन्ट्रैक्ट के अलग फैक्टर्स होते हैं. हर कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग समय पे शुरू होता है, अलग अलग समय पे खत्म होता है. तो आपने पहले कोई 3 मार लिया था तो आज भी मार लोगे, जरूरी नहीं है, ठीक है. हमने लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था लेकिन फाइनल में हार गए ना, क्या कर सकते हैं, ठीक है. वो इंडिया में मैच था, सब कुछ था, ठीक है, सारे ऑड्स हमारे फेवर में थे, नहीं जीते. कभी कभी क्या दिल पे लग जाती है बहुत, तो जज्बात बाहर आ जाते मेरे, ठीक है. हावेवर, हाँ बेटा, प्रेशर ऐसे तो मत बोल यार. तू विराट कोहली को कितने पैसे दे देगा, तू ये बता मुझे. फिर ट्वीट करने के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, क्या ये लोग क्या दे देंगे उसको, ठीक है. However, each contract need to be assessed in isolation. हर कॉन्ट्रैक्ट को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखना चाहिए. पहले कर लिया था तो आगे भी कर लोगे, ऐसे कोई जरूरी ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है. कॉन्ट्रैक्टर नीड टू वैलिडेट द अजम्पशन विद रिस्पेक्ट ओनली आफ्टर द असेसमेंट इज डन. एक बार वो असेसमेंट कर ले कि हाँ ये 2 साल में हो गया है पूरा, तो ही वो 2 करोड़ को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे. चलो आगे देखो. 9th यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं, एक प्रैक्टिकल तो करना, ठीक है. कुछ डाउट आया तो मैं बताऊंगा. 10th ये भी सिंपल है लेकिन ये तो तुम कैलकुलेटर पे ही कर लोगे मेरे हिसाब से. लो कैलकुलेटर हाथ में लो. एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है 1.5 करोड़ का. कितने का है? 1.5 करोड़ का, ठीक है. मटेरियल इसमें कितना यूज हुआ है? इतना. लेबर कितनी? प्लांट का हायर चार्जेस. ये रिवीजन हो रहा है बच्चों हमारा. कॉस्ट में यही सब चीजें तो आती है. क्या क्या आता है कॉस्ट में? मटेरियल, लेबर, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये सब चीजें हम डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं. अदर भी कॉस्ट है इसमें, वो कितनी है? 15 लाख. और लेबर चार्जेस 2 लाख के अभी आउटस्टैंडिंग भी है. बच्चों आउटस्टैंडिंग का मतलब है हमने अभी तक पे नहीं किया. शुभी पे नहीं किए इसका मतलब इंकर्ड भी नहीं हुए. इंकर्ड तो हो गए बस. क्या इस क्लास में हर एक बच्चा आउटस्टैंडिंग शब्द का मतलब समझता है? आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया. बकाया मतलब हमने कोई खर्चा कर तो दिया है लेकिन अभी तक पे. तो मेरे को पलक बताएगी ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 2 लाख. अच्छा, वेरी गुड. ये कह रहा है तेरे को भी रटवाऊं. ये कह रहा है तू भी 5 बार बोल. ये कह रहा है ये तुम्हारा क्या खास ध्यान रखता है. नाम ले रहा हूं, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा. पेड में आउटस्टैंडिंग इंक्लूड नहीं होता. बोल 5 बार. क्या बात है, ठीक है. पेड में आउटस्टैंडिंग इंक्लूड नहीं होता. इट इज एस्टिमेटेड है स्पेंडिंग फर्दर. अगर हम इतने रुपए और लगाए तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. तो लगाओ तो लगा दो, ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट. आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना. कैलकुलेटर हाथ में लो. पहले सारी कॉस्ट को जोड़ो. 71, 36, 10, 15 और 2 को भी जोड़ो. 50, 67. अरे जाए भाई, तुमने 71, 36, 10, 15 और 2 तक जोड़ा है ना. ये तो नहीं जोड़ लिया ना अभी, ये तो आगे लगेगी. 1 करोड़. कैलकुलेटर होने के बाद भी गलती करोगे, भगवान भी माफ नहीं करेगा, माता रानी पाप लगाएगी तुम लोगों को. हो गया ये. अब इसमें जो एडिशनल कॉस्ट लगने वाली है वो भी ऐड करो. ये बता रहे थे पहले. हाँ, तो पहले ऊपर लिख दूं इसको, है ना.
इंटू हर क्वेश्चन में पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो? और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला होता है करंट कॉस्ट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। बोलो एक बार तेज बोलो। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या? जो लग चुकी है वो भी और जो लगेगी वो भी। चलो कितना है ये? 80%। 80%। अब हमारा रेवेन्यू तो 1.5 करोड़ का ही है। भाई क्या हो रहा है? ये सब में लॉस आ रहा है, सब में। इसमें भी क्या आया? क्योंकि हमारे पास आएंगे 150 करोड़ और लगेंगे 167 करोड़ 50,000, तो 17,50,000 का लॉस आएगा। कितने का? करूँ इसको, हो जाएगा ये खत्म, समझो इसको। आंसर से ही देख लो। हाँ बेटा कुछ बोलिए। देखो 10th, अरे बात मत करो। 10th ये बच्चों प्लीज, ये 71, 36 2 लाख का आउटस्टैंडिंग ऐड किया, सब जोड़ा, तुम्हारा भी कितना आ रहा था? 134। फिर ये तुम्हारा भी कितना आ रहा था? 167। ये तुम्हारा भी कितना आ रहा था? 80%। फिर 150 का 80% कितना होता है? 120। 120 को अगर लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा तो टोटल लॉस कितना है? 17,50,000। लेकिन 14 तो पहले ही हो गया, तो 3.5 का क्या बनाना पड़ेगा? ये 14 कैसे हो गया? ये 14 ऐसे हो गया। जब मैं P&L बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं लूंगा बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। क्या लूंगा? तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऑलरेडी 120 लाख आ जाएगा। कितना जाएगा? यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में अभी तक की कॉस्ट आएगी। अभी तक की कॉस्ट कितनी है? 134 लाख। तो 120 में से 134 गया, 14 लाख का तो लॉस आ गया। लेकिन टोटल लॉस कितना आ रहा है? तो 3.5 का क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर लॉस। क्या बनाना पड़ेगा? तो फिर पूरा टोटल गेट लॉस आ जाएगा। कितना? 17,50,000। हाँ चलो लास्ट 7, 8, 9, 10, 11। अरे यार कंफ्यूज कर देता है। हाँ, हमने एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसका टेंडर प्राइस कितना है? 220। और स्टार्ट में टोटल कॉस्ट कितनी लगनी थी? 200। फिर बाद में ये एस्टिमेट को रिवाइज करके कितना कर दिया गया? 202। अज्यूम करो कि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल में कंप्लीट होगा। कितने साल में? ड्यूरिंग द ईयर 2। दूसरे साल में कस्टमर रिक्वेस्टेड एक वेरिएशन कराया उसने और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को बोला है 5 करोड़ से बढ़ा देना। कितने से बढ़ा देना? और कॉस्ट को 3 करोड़ से कम हो जाएगी। अरे कॉस्ट भी 3 करोड़ से बढ़ जाएगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू भी 5 करोड़ से बढ़ेगा और कॉस्ट भी 3 करोड़ से, मतलब चेंजेस होंगे। आरटी लिमिटेड टू मेजर, इसको स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी है प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट के हिसाब से। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इसके हिसाब से पहले साल में इतनी है, दूसरे साल में इतनी है और तीसरे साल में इतनी है। आपको अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिखाना है नियर इन्फॉर्मेशन से और P&L निकालना। हो जाएगा क्या ये? एक बार ट्राई करना, नहीं आया तो कल मैं बताऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन इस एस का। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। किसका? तो मैंने आप लोगों को बताया कि कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एसेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स विच आर इंटर रिलेटेड इन टर्म ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड सिमिलर एस्पेक्ट। इन सब चीज़ों में उनका जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी वगैरह अगर सेम है तो उसे क्या माना जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट। तो ये पहले। फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पिलर्स। एक अकाउंटिंग ईयर में शुरू होगा, सेवेरल अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट होगा। बनने में 1 साल से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे और सबके रेवेन्यू और कॉस्ट अलग अलग होंगे और उन्हें हमें कैलकुलेट करना है। फिर हम लोगों ने बात करी AS1 में 2 बातें होती है। एक तो ये AS7 में, सॉरी, 2 चीज़ों पे भी लगता है ये AS। एक तो सर्विसेज अगर कोई इंजीनियर वगैरह दे रहा है कंस्ट्रक्शन में, और एक वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डिस्ट्रक्शन भी है और रेस्टोरेशन भी है, इंक्लूडिंग रेस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, उनको भी हम AS7 के एम्बिट में ही कंसीडर। तो मतलब अगर कोई सिविल इंजीनियर है, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो वो भी अगर अपने रेवेन्यू और कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता है तो वो AS7 की मदद ले सकता है। जबकि वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, कंस्ट्रक्शन तो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज दे रहा है ना उसको, तो वो भी अपना रेवेन्यू इसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा।
फिर मैंने आप लोगों को बताया कब सेगमेंटेशन करना है, कब सेपरेट है, ठीक है। सेगमेंटेशन सेपरेट तो एक ही हुआ, सॉरी। कब सिंगल मानना है, कब सेपरेट मानना है। कब सिंगल मानना है, 3+3 सबको याद है, रिपीट नहीं करूं मैं, 3+3, ठीक है। सिंगल में पैकेज सिंगल होना चाहिए, फिर कंटिन्यू सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है, और टेंडर भी, और सेपरेट के अंदर रेवेन्यू और कॉस्ट अलग अलग होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट भी सेपरेट होना चाहिए और नेगोशिएशन भी सेपरेट होनी चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग आ गए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हम लोगों ने कर ही लिए। फिर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स प्लस, मतलब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के दो तरीके हैं, फिक्स प्राइस, कॉस्ट प्लस। फिक्स प्राइस में जितना भी रेवेन्यू है वो पहले से गिवन होगा, उसमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर कोई क्लेम है तो ऐड करना है, एस्केलेशन कॉस्ट है तो ऐड करनी है, कोई इंसेंटिव है तो ऐड करने हैं, पेनल्टी है तो लेस करनी है। दीपक घर पे जाके पढ़ाई करा कर, ये रिवीजन तुम्हारा हो रहा है, मुंह चलता रहना चाहिए, ठीक है, पता चल जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा, पहले कॉस्ट निकलेगी, उसमें फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। जो कॉस्ट निकलेगी फिर उसमें कॉस्ट कौन सी लेनी है, तो वो भी एएस बताता है कि ये रेवेन्यू की बात हो गई। फिर बात किसकी करेगा, ये क्वेश्चन हो गए कॉस्ट। एक तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जैसे लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सब, और जो एट्रीब्यूटेबल है जनरली लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट में अलोकेट कर सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, डिजाइन, ओवरहेड, सब एग्जांपल के साथ आपको समझाया। और फिर कुछ ऐसी कॉस्ट है जिसको इंक्लूड, जैसे सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस रेंट, इस तरह के खर्चे जो कंस्ट्रक्शन से ना तो डायरेक्ट रिलेटेड है, ना जिनको रीजनेबल बेसिस पे अलोकेट किया जा सकता है, तो उनको हम कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में इंक्लूड, ये भी हो गया। फिर ये एक एग्जांपल पढ़ा कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कस्टमर हमें कहता है कि आपकी जितनी कॉस्ट लगेगी ना, मैं उस पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं दूंगा, मैं उससे कम या ज़्यादा, मतलब इस कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दूंगा। तो अगर आपके 25 करोड़ लगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट 22 करोड़ पे ही मिलेगा, तो आपको 22 करोड़ का ही 10% लेना है, 25 करोड़ का 10%। अब जो बचे हुए 3 करोड़ एक्स्ट्रा लगे हैं उसमें दो बातें हो सकती है, या तो वो हमें 3 करोड़ कॉस्ट के रिएम्बर्स करेगा, प्रॉफिट के नहीं देगा, या फिर वो हमें कॉस्ट के भी 3 करोड़ रिएम्बर्स नहीं करेगा। उसके लिए क्वेश्चन स्पेसिफिक बोलेगा, ना बोले तो मेरा ये मानना है कॉस्ट तो वो रिएम्बर्स करेगा ही करेगा, क्योंकि कॉस्ट में अपनी जेब से बियर, समझ गए, ये भी बात हमने कर ली। फिर हम लोगों ने बात करी कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का मेथड कौन सा है। ये कहता है कि जिस जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता जा रहा है उतना उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, और जितनी जितनी कॉस्ट लगती जा रही है उतनी उतनी कॉस्ट रिकॉग्नाइज करो, उससे प्रॉफिट या लॉस उसी साल में कैलकुलेट हो जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को कैलकुलेट करने की भी 3 मेथड है, एस्टिमेटेड कॉस्ट मेथड, सर्वे मेथड। जितने भी क्वेश्चन करे उसमें काम तो पहला वाला ही आया, सर्वे और फिजिकल प्रोपोर्शन कहीं पे भी काम, मतलब उसका क्वेश्चन बना तो थ्योरी में बनेगा, प्रैक्टिकली वो मेथड हमारे किसी काम का, क्योंकि सर्वे मेथड में तो क्या होता है, एक सर्वेयर आता है और वो बता के चला जाता है कि 30% कंप्लीट है तो हमें 30 ही लेना। फिजिकल के अंदर हमने जितना काम किया है हम खुद जाके चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कितना कंप्लीट। लेकिन कॉस्ट वाले मेथड में हम करंट कॉस्ट को ऊपर लेते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट को नीचे लेते हैं और उससे हम परसेंटेज पता लगा लेते हैं। ये मेथड की अपनी लिमिटेशन है। कई कॉन्ट्रैक्ट में शुरू के सालों में कॉस्ट ज़्यादा लगती है और बाद के सालों में कम रखती है, लेकिन काम शुरू के सालों में कम होता है और बाद के सालों में ज़्यादा होता है। तो काम का कॉस्ट से रिलेशन निकालना हमेशा सही नहीं होता। कई बार कॉस्ट जिस प्रोपोर्शन में, लाइन सुनना, कॉस्ट जिस प्रोपोर्शन में इंकर्ड होती है और काम जिस प्रोपोर्शन में हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है, अलग अलग होता है ये। कई बार शुरुआत के सालों में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, काम बहुत कम होता है, सिर्फ नींव डलती है और कॉस्ट तो पूरा लग गया बहुत सारा, तो आप क्या 80% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे? सामने वाला देगा ही नहीं आपको 80%। तो इसीलिए मेथड की भी अपनी है लिमिटेशन, ये भी बात हम लोगों ने करी। फिर कुछ छोटी छोटी बात करी कि जब भी इस कॉन्ट्रैक्ट में और इस कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो तो पहले 3-4 चीज़ें देखो। पहला, रेवेन्यू रिलायबली मेजर हो, कॉस्ट रिलायबली मेजर हो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का मेथड रिलायबली मेजर हो, और जितना कॉन्ट्रैक्टर एकदम श्योर हो कि इकोनॉमिक बेनिफिट उसकी तरफ
फ्लो होंगे, उसकी तरफ इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। ये सब चीज़ें अगर हो रही है तो हम लोगों को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। प्रूडेंस है कि रिलायबली मेजर हो तो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, नहीं तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत करो। फिर क्वेश्चन शुरू हो गए, और बाकी तो फिर आज ही पढ़ा हमने कि फ्यूचर से रिलेटेड है तो फ्यूचर में, और अगर अनकंट्रोलेबल अनकलेक्टेबल है तो अगर आपने इस साल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया है तो अगले साल उसे कॉस्ट मान के रिवर्स कर दो, रेवेन्यू को छेड़ो। एकदम अच्छे से ये एस क्लियर है, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ। धन्यवाद। 7 एस समाप्त हुए आपके, बंद करो भाई।